स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम साइंस के चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए अलग प्लेलिस्ट है, एक्टिविटीज़ की एक्सप्लेनेशन और सैम्पल पेपर्स के लिए भी अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बी सेपरेटेड into their respective constituents by simple physical methods। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वो कौन कौन से सिंपल फिजिकल मेथड्स हैं जिन्हें यूज करके हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिन सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बना है ना, उन सारे सब्सटेंसेस को बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो हमने पता ये लगाना है कि वो कौन कौन से सिंपल फिजिकल मेथड्स हैं जिन्हें यूज करके हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो देखो, तीन सिंपल फिजिकल मेथड्स हैं जिन्हें यूज करके हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है। फर्स्ट तो है हैंड पिकिंग, सेकंड सीविंग और थर्ड फिल्ट्रेशन। एक एक करके इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है कि हाथ से ही चुन लेना। दिस मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट इजिली आइडेंटिफाइबल मटेरियल फ्रॉम अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस वाले मेथड को ना तब यूज करते हैं जब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में से जिस सब्सटेंस को आपने अलग करना है उसे आसानी से देखा जा सकता है, वो इजिली आइडेंटिफाइबल है। फॉर एग्जाम्पल, खाना बनाने से पहले दाल में से छोटे छोटे स्टोन्स को अलग किया जाता है, तो वो हैंड पिकिंग का ही एग्जाम्पल है। राइस में से भी इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है, वो भी हैंड पिकिंग का एग्जाम्पल है। अब इस मेथड के दो एडवांटेजेस हैं और एक डिसएडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि इसके लिए ना किसी स्पेशल मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो स्पेशल मशीनरी इज रिक्वायर्ड। और दूसरा एडवांटेज ये है कि टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि मटेरियल हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होता है, तो टेक्स लेस टाइम व्हेन मिक्सचर इज इन स्मॉल क्वांटिटी। और डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रैक्टिकल मेथड नहीं है अगर आपके पास मिक्सचर लार्ज क्वांटिटी के अंदर हो। अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी के अंदर है फिर तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, क्योंकि किसी मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद ही काफ़ी कम टाइम के अंदर हैंड पिकिंग वाले मेथड को यूज़ करके जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें अलग कर सकते हो। लेकिन अगर मिक्सचर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है तो फिर ये वाला मेथड प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। फिर किसी ना किसी मशीनरी को यूज़ करके ही हमें अपने हेट्रोजीनियस मिक्सचर में से इम्प्योरिटीज़ को अलग करना पड़ेगा। जो सेकंड मेथड है इसका नाम है सीविंग। इसका मतलब होता है छान लेना। आपने देखा होगा घर के अंदर चपातीस बनाने के लिए जो आटा यूज़ होता है तो उसे पहले छाना जाता है, क्योंकि जो आटे के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो वो आराम से जो भी सीव होती है उसके पोर्स के थ्रू पास हो जाते हैं। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो वो सीव के पोर्स के थ्रू पास नहीं हो पाते। तो सीविंग का मतलब छान लेना। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड व्हेन देयर इज डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन मिक्सचर। इस मेथड को तब यूज़ किया जाता है जब मिक्सचर में जो पार्टिकल्स है ना उनके साइज के अंदर डिफरेंस है। मतलब कुछ पार्टिकल्स का साइज कम है और जो इम्प्योरिटीज हैं उनके पार्टिकल्स का साइज जब ज़्यादा होगा तब इस वाले मेथड को यूज़ किया जाएगा। स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ अ मिक्सचर कैन पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव। जो छाननी होती है ना, छाननी के अंदर जो होल्स होते हैं, सीव के अंदर जो होल्स होते हैं, उसके अंदर से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो तो पास हो जाएंगे। द बिगर पार्टिकल्स रिमेन इन द सीव। लेकिन जो इम्प्योरिटीज हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो फिर सीव के अंदर ही रहेंगे, वो छाननी के अंदर ही रहेंगे। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट फ्लोर फ्रॉम इम्प्योरिटीज। इस वाले मेथड को यूज करके हम आटे को छान लेते होते हैं। जो थर्ड मेथड है उसका नाम है फिल्ट्रेशन। देखो, ये सिंपल फिल्ट्रेशन वाला मेथड तो आपने भी कई बार यूज किया होगा। किचन में जब चाय बनती है
तो चाय बनाने के बाद छानने के लिए आप फिल्ट्रेशन वाले मेथड को ही यूज करते हो। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी लिक्विड में से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करना होता है। ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करना होता है जो कि लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, जो कि लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। तो कभी भी अगर इनसॉल्यूबल सॉलिड के पार्टिकल्स हैं तो उन्हें लिक्विड में से अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। पास द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर पेपर। देखो, अगर आप अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब के अंदर हो तब फिर तो आप ये करोगे कि आपके पास वहां पे फिल्टर पेपर होगा। फिल्टर पेपर में से आप मिक्सचर को पास करोगे। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो तो पास हो जाएंगे फिल्टर पेपर में से, लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के अंदर ही रहेंगे और मिक्सचर में से अलग हो जाएंगे। द लिक्विड विल पास बट द इनसॉल्युबल सॉलिड विल रिमेन एज अ रेसिड्यू इन द फिल्टर पेपर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस मेथड के। फर्स्ट एग्जांपल जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है वो तो यही है, जब आप किचन में चाय बनाते हो तो टी लीव्स फ्रॉम टी, तो जो चाय पत्ती होती है ना वो तो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं जो चाय के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो छानने से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को यूज़ करके आप टी लीव्स को, जो चाय पत्ती होती है, उसे टी में से अलग कर सकते हो। जो हमारी किडनीज है ना उनके अंदर भी लगातार हर समय फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही होती है। किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो ब्लड में से जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं वो किडनीज अलग कर देती हैं। अनवांटेड सब्सटेंसेस 5% होते हैं, बाकी का 95% वाटर होता है, और इस कॉम्बिनेशन को यूरिन कहते हैं, जिसको फिर हम अपनी बॉडी से थ्रो कर देते हैं। तो किडनीज के अंदर भी लगातार फिल्ट्रेशन चल रही होती है। हमारा जो ब्लड है ना वो किडनीज उसको लगातार फिल्टर करती रहती हैं, उसमें से जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उन्हें अलग कर देती हैं। और थर्ड एग्जांपल है सैंड इन वाटर। देखो, अगर आप सैंड इन वाटर ये वाला मिक्सचर बना लो फिर तो काफ़ी आसानी से आप इसे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को यूज़ करके सैंड के पार्टिकल्स को वाटर में से अलग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डाई। देखो, डाई ना ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें यूज करके हम दूसरे सब्सटेंसेस को कलर कर सकते हैं। डाई क्या होता है? डाई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जिन्हें यूज करके दूसरे मटेरियल्स को कलर किया जा सकता है। तो डाई की डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे, अ डाई इज अ कलर्ड सब्सटेंस यूज्ड टू इम्पार्ट कलर टू अदर मटेरियल्स। डाई क्या होता है? डाई एक कलर्ड सब्सटेंस होता है जिसे यूज करके हम कलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं बाकी के मटेरियल्स को। द कलर स्टेज आफ्टर वॉशिंग एंड एक्सपोजर टू लाइट। और जब आप डाई को यूज करके किसी और मटेरियल को कलर प्रोवाइड करते हो ना तो वो वाला जो कलर है वो रहता है उसके ऊपर, धोने से भी वो नहीं जाता है। मतलब एक बार धोने से नहीं जाएगा, बार बार जब मल्टीपल टाइम्स काफ़ी ज़्यादा धोया जाएगा उसके बाद तो फिर कलर धीरे धीरे फेड होता ही है। और सनलाइट से या हीट से भी जो कलर होता है वो उसका जाता नहीं है, रहता है वहाँ पे। तो कलर करने के लिए ना जिन सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है डाई। काफ़ी सारे डाई होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, प्लांट्स में से बनाए जाते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी डाइज होते हैं जो कि आर्टिफिशियल होते हैं, मैन मेड होते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ कि डाई क्या होता है। डाई ऐसे कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें यूज करके हम दूसरे मटेरियल्स को या दूसरे सब्सटेंसेस को कलर इंपार्ट कर सकते हैं, मतलब कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। डाई ऐसे कलर्ड सब्सटेंसेस हैं जिन्हें यूज करके दूसरे मटेरियल्स को कलर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू ऑब्टेन डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर आपको ब्लू कलर की इंक दे रखी है या फिर आपको ब्लैक कलर की इंक दे रखी है तो उस इंक में से आप डाई को कैसे अलग करोगे। देखो, कोई भी इंक है ना, चाहे वो ब्लू कलर की हो या फिर वो ब्लैक कलर की हो, चाहे वो किसी और कलर की भी क्यों ना हो, तो वो ना डाई और वाटर के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। हर इंक के अंदर डाई प्रेजेंट होता है, चाहे वो जिस मर्जी कलर की हो। अब यही हमारा क्वेश्चन है कि अगर आपको इंक दे रखी है,
ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की, तो उसमें से कैसे आप गाय को अलग करोगे? पहले एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन के आंसर पे आएंगे। देखो डायग्राम के अंदर ये हमारे पास ना एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर हमने वाटर को फिल किया हुआ है। आपने वाटर को ना पूरा ऊपर तक नहीं भरना, इस बीकर को सिर्फ आधा भरना है वाटर से, पानी से। बीकर को हमने स्टैंड के ऊपर रखा, और स्टैंड के नीचे हमने एक बर्नर भी लगा रखा है। फिर ये वाला जो बीकर है, बीकर के ऊपर एक वॉच ग्लास को रखा हुआ है, और उसके अंदर हमने कुछ ड्रॉप्स इंक की डाली हुई है। तो देखो, ये वाला सिस्टम जब आप बना दोगे, उसके बाद फिर आपने बर्नर को ऑन करना है। जब आप बर्नर को स्विच ऑन करोगे, तो बर्नर इस बीकर को हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। जो यहाँ से हीट सप्लाई की जा रही है, उस हीट की वजह से ये वाला जो वाटर है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और स्टीम के पार्टिकल्स ऊपर जाके ये वाला जो वॉच ग्लास है, इसके पार्टिकल्स को टच होंगे। वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टीम के पार्टिकल्स ऊपर जाके वॉच ग्लास के साथ टच होंगे, जिसकी वजह से ये वाला वॉच ग्लास भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वॉच ग्लास गर्म होगा, तो उसके अंदर जो इंक प्रेजेंट है, वो इंक भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो, हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं कर सकते, हम इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं। आप डायरेक्टली बर्नर से अगर इस इंक को हीट करना स्टार्ट कर दोगे, फिर तो आग लग जाएगी, या फिर ये जो इंक है वो डिकम्पोज हो जाएगी। हमने आग थोड़ी लगानी है, हमने तो इस इंक में से वाटर को अलग करना है ताकि गाय रह जाए। हमें इस इंक के अंदर जो गाय प्रेजेंट है ना, वो चाहिए। अगर हम डायरेक्टली बर्नर से इसे हीट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये तो डिस्ट्रॉय ही हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट हीटिंग नहीं कर सकते, हमें इनडायरेक्टली हीट करना पड़ेगा। देखो, इनडायरेक्टली हीट कैसे कर रहे हैं, हम तो वाटर को हीट कर रहे हैं। अब वाटर जब गर्म हो जाएगा, तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। फिर स्टीम के पार्टिकल्स ऊपर जाके जब इसके साथ टच होंगे, तो ये वाला वॉच ग्लास भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वॉच ग्लास के ऊपर यहाँ पे इंक है, तो इंक भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्लो हीटिंग हो रही है, क्योंकि इनडायरेक्टली हीट किया जा रहा है ना, इसलिए फास्ट हीटिंग नहीं बल्कि स्लो हीटिंग हो रही है। और स्लो हीटिंग, स्लोली स्लोली जब ये हीट होता रहेगा, तो इसमें से वाटर वेपर्स बन के एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ गाय रह जाएगा। क्लियर? बर्नर को ऑन करेंगे, बर्नर वाटर को हीट करेगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम इस वॉच ग्लास को गर्म करेगी। अगर वॉच ग्लास हीटअप होगा, तो उसकी वजह से अंदर जो इंक प्रेजेंट है, वो इंक भी हीटअप होगी। जब इंक हीटअप होगी, तो उसमें से वाटर वेपर्स इवेपोरेट हो जाएंगे, और सिर्फ गाय रह जाएगा यहाँ पे। तो इस टेक्निक को यूज करके हम ब्लू कलर की या ब्लैक कलर के इंक में से गाय को अलग कर सकते हैं। डायग्राम बना के आपने लेबलिंग भी कर देनी है। ये ऊपर वाटर वेपर्स को हमने शो किया है, जो हीटअप होने के बाद इस इंक में से वाटर वेपर्स अलग हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ गाय रह जाएगा। ये जो ऊपर वाली प्लेट है, ये वॉच ग्लास है, उसके अंदर हमने इंक को रखा था। ये हमारे पास एक बड़ा सा बीकर था, जिसके अंदर हमने वाटर को फिल किया था। और वाटर पूरा ऊपर तक नहीं भरना, आधा भरना है इसको वाटर से। ये स्टैंड है, और यहाँ पर हमने एक बर्नर को रखा हुआ है। तो पहले तो डायग्राम आप बनाओगे, अब फिर देखते हैं कि आंसर के अंदर आपने कैसे लिखना है। ब्लू और ब्लैक इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाइज इन वाटर। देखो, कोई भी इंक होती है ना, चाहे वो ब्लू कलर की हो, चाहे वो ब्लैक कलर की हो, चाहे वो किसी और कलर की हो, तो वो मिक्सचर होता है डाई का और वाटर का। डाइस को वाटर के अंदर मिक्स करके ही अलग अलग तरह के कलर की इंक बनाई जाती है। तो पुट few drops of ink in watch glass and place it on the mouth of a beaker filled with water। आप क्या करोगे, वॉच ग्लास के अंदर थोड़ी सी इंक की ड्रॉप्स को डालोगे, फिर इस वॉच ग्लास को आप बीकर के माउथ के ऊपर यहाँ पे रख दोगे, और बीकर के अंदर आपने वाटर को फिल कर देना है। पहले तो इतना काम करना है। आगे हम अपने आंसर के अंदर यही लिखेंगे कि हमने इस पूरी प्रोसेस को कैरी आउट कैसे किया था। कि बर्नर से हमने हीट सप्लाई करी, उस हीट की वजह से ये वाला जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। स्टीम ऊपर जाके वॉच ग्लास को हीट करेगी,
जिसकी वजह से अंदर वाली इंक हीटअप होगी, फिर इंक में से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डाई रह जाएगा। और ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना कि हमने डायरेक्ट हीटिंग क्यों नहीं करनी है, इनडायरेक्टली क्यों हीट कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली बर्नर से इसको हीटअप करना स्टार्ट करोगे तो टेम्परेचर इतनी तेज़ी से इंक्रीज होगा कि या तो इस इंक के अंदर आग लग जाएगी या फिर ये डिकम्पोज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब किसी और पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमने स्लो हीटिंग करनी है, तभी हम यहाँ पे इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं। हम वाटर को हीट करेंगे, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होके फिर जाके ऊपर वाली इंक को हीट करेगा। तो अपने आंसर में नेक्स्ट पॉइंट में आप ऐसे लिखोगे, स्टार्ट हीटिंग द बीकर, द स्टीम प्रोड्यूस्ड विल हीट द वॉच ग्लास। आप बीकर को हीट करना स्टार्ट करोगे, जिसकी वजह से बीकर के अंदर जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाली जो स्टीम बन रही है ये ऊपर जाके वॉच ग्लास को हीट करना स्टार्ट करेगी। द वाटर प्रेजेंट इन द इंक विल इवेपोरेट फ्रॉम द वॉच ग्लास एंड द डाई विल रिमेन इन द वॉच ग्लास। इंक के अंदर जो कि वाटर प्रेजेंट था ना, हीट होने की वजह से वो सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और अगर वाटर इवेपोरेट हो गया तो फिर जो डाई थी सिर्फ वो ही रह जाएगी वॉच ग्लास के अंदर। और यही हमें चाहिए था, हमने पता लगाना था कि जो हमें इंक दे रखी है वो कौन सी डाई से मिलकर बनी हुई है, या फिर हमें इंक में से डाई को अलग करना था। लास्ट पॉइंट में आप ये लिखोगे, वी कैन नॉट हीट द इंक डायरेक्टली बिकॉज ऑन डायरेक्ट हीटिंग द इंक में बर्न और डिकम्पोज। हम इस सिचुएशन के अंदर डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली हीट करना स्टार्ट कर दोगे ना तो या तो आग लग जाएगी, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, या फिर इंक डिकम्पोज हो जाएगी। डिकम्पोज होके वो दूसरे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पर नहीं चाहिए। हमने यहाँ पर डिकम्पोजिशन नहीं करनी है, हमने सिर्फ वाटर को इवेपोरेट करके इंक में से डाई को अलग करना था। इसलिए यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट हीटिंग करी थी, डायरेक्ट हीटिंग नहीं करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वॉलाटाइल एंड नॉन वॉलाटाइल सब्सटेंसेस। देखो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वॉलाटाइल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं और नॉन वॉलाटाइल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। देखो जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं ना, जिन्हें आप अगर थोड़ी सी भी हीट सप्लाई करो तो थोड़ी सी भी हीट सप्लाई करने की वजह से अगर वो एकदम से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उस तरह के सब्सटेंस को हम बोलेंगे वॉलाटाइल सब्सटेंस। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे थोड़ी सी भी हीट सप्लाई की जाए तो थोड़ी सी भी हीट सप्लाई करने से अगर वो एकदम से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उस तरह के सब्सटेंस को हम बोलेंगे वॉलाटाइल सब्सटेंसेस। और जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें अगर आप थोड़ी हीट सप्लाई करो फिर तो कुछ नहीं होगा, काफी ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके वो अपनी स्टेट चेंज करेंगे, तो उस तरह के सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे नॉन वॉलाटाइल सब्सटेंसेस। तो डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे, पहले वॉलाटाइल सब्सटेंस पे आते हैं। अ सब्सटेंस विच ऑन हीटिंग रेडिली इवेपोरेट्स इनटू अ गैस और सब्लिमेट्स इनटू अ गैस इज कॉल्ड अ वॉलाटाइल सब्सटेंस। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे जब हीट किया जाए तो हीट करने पे वो एकदम से इवेपोरेट होके गैस में कन्वर्ट हो जाए या फिर सब्लिमेट होके गैस में कन्वर्ट हो जाए। देखो अगर सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म के अंदर है फिर तो वो एकदम से इवेपोरेट होके गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने को सब्लिमेशन बोलते थे ना। तो अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो हीट सप्लाई करने की वजह से वो एकदम से सब्लिमेट होके गैस में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे वॉलाटाइल सब्सटेंसेस। A substance which on heating readily evaporates into a gas or sublimates into a gas is called volatile substance। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे थोड़ी सी भी हीट सप्लाई की जाए तो वो रेडिली इवेपोरेट मतलब एकदम से इवेपोरेट होके गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर अगर सॉलिड है तो सब्लिमेट होके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह के सब्सटेंस को हम बोलेंगे वॉलाटाइल सब्सटेंसेस। और नॉन वॉलाटाइल सब्सटेंस में आप ऐसे लिखोगे,
नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज वन विच ऑन हीटिंग डू नॉट रेडली इवेपोरेट और सब्लिमेट। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जिन्हें अगर आप हीट करोगे ना तो थोड़ा सा हीट करने से ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम से इवेपोरेट हो जाए या फिर सब्लिमेट हो जाए। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को अगर आपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। यहाँ पे हीटिंग का मतलब है लाइट हीटिंग, मतलब थोड़ा सा इनिशियल हीटिंग होती है ना, जो हीटिंग का मतलब यहाँ पे वो है। तो वोलेटाइल सब्सटेंसेस को तो अगर थोड़ा सा भी हीट किया जाए तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को गैस में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीटअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मिल्क में से क्रीम को किस तरह से अलग किया जाता है। तो मिल्क में से अगर आपने क्रीम को अलग करना है ना तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ना बड़ी सी मशीन होती है, उस मशीन को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। उस मशीन के अंदर पहले तो ना आप मिल्क को डाल दोगे, फिर जैसे ही मशीन को स्विच ऑन करेंगे तो उस मशीन में मिल्क को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है। जब मिल्क को बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं ना तो मिल्क के अंदर जो फैट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलाइड होने की वजह से वो क्रीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो मिल्क है, मिल्क के अंदर फैट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जब मिल्क को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है तो मिल्क के अंदर जो फैट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के बाद वो क्रीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो क्रीम है क्योंकि वो हल्की होती है तो वो ऊपर आ जाती है, फिर वहां से उसे अलग कर लिया जाता है। ये वाली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। और जिस मशीन के अंदर ये सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है उस मशीन को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो इस प्रोसेस को यूज करके, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को यूज करके आप मिल्क में से क्रीम को अलग कर सकते हो। तो आप अपना आंसर ऐसे लिखोगे, क्रीम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। क्रीम को मिल्क में से अलग किया जा सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को यूज करके। मिल्क is placed in the centrifuge machine and is rotated at very high speed। जो मिल्क है ना, सबसे पहले उसे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे, फिर उस मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर मिल्क को रोटेट किया जाता है। द फैट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मिल्क कोलाइड विद ईच अदर एंड फॉर्म क्रीम। जब इतनी ज़्यादा हाई स्पीड पर मिल्क को रोटेट किया जाएगा मशीन के अंदर तो उसका रिजल्ट ये होगा कि मिल्क में जो फैट के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने की वजह से क्रीम बन जाती है। वो फैट पार्टिकल्स ये होते हैं जो कि अल्टीमेटली क्रीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। द क्रीम इज लाइटर हैंस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ मिल्क। अभी जो क्रीम बन रही है ना ऐसे हाई स्पीड पर घुमाने की वजह से, ये वाली जो क्रीम है ये हल्की होती है। हल्के होने की वजह से ये तैर के ऊपर आ जाती है। जो मिल्क है ना, मिल्क का जो टॉप सरफेस होगा उसके ऊपर तैर रही होगी। फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्टेड एंड पुट इन सेपरेट कंटेनर। अब ये जो क्रीम अलग हो गई है, तैर के ऊपर आ गई है, तो इसको अलग कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को यूज करके हम मिल्क में से क्रीम को अलग कर सकते हैं। प्रोसेस का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन और जिस मशीन में कैरी आउट होती है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन। और मिल्क के अंदर फैट पार्टिकल्स होते हैं, वो फैट के जो पार्टिकल्स है ना वो ही आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने की वजह से वो क्रीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन वाली प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को आप कब यूज करोगे। तो देखो इसका आंसर ये है, सेंट्रीफ्यूगेशन वाले प्रोसेस को तब यूज किया जाता है जब जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ना
वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि सिंपल फिल्ट्रेशन से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसे जो मिल्क है ना, मिल्क के अंदर जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप सिंपल फिल्टर पेपर में से पास करके उसे फिल्टर करने की कोशिश करो तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे हैं कि फिल्टर पेपर में से तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो जब सॉलिड के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर के बीच में से भी पास हो जाते हैं, मतलब फिल्टर पेपर को यूज करके आप उन सॉलिड के पार्टिकल्स को लिक्विड में से अलग नहीं कर पा रहे हो। अगर सॉलिड के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे हैं कि फिल्टर पेपर को यूज करके उन्हें लिक्विड में से अलग नहीं किया जा सकता, तब हम सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को यूज करके उन्हें अलग करते हैं। अब मिल्क में जो फैट के पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर में से अगर आप उन्हें पास करोगे ना तो वो पास हो जाएंगे, अलग नहीं हो पाएंगे। इसलिए जब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस फेल हो जाती है तब फिर हमें सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को यूज करना पड़ता है। जब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस फेल हो जाएगी मिक्सचर को अलग करने के लिए, तब हमें सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, व्हेन द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर सो स्मॉल दैट दे कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। जब सॉलिड के पार्टिकल्स जो कि लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हैं वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि वो फिल्टर पेपर में से आसानी से ही पास हो जाते हैं, देन सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तब इस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को यूज किया जाता है। जब सॉलिड के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर में से आसानी से ही पास हो जाएंगे, तब इस तरह के मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, हमने उसे डिस्कस करना है। When a liquid mixture is spun rapidly, the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top. सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस का प्रिंसिपल ये है कि जब भी किसी लिक्विड को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है, स्पन रैपिडली का मतलब जब भी किसी लिक्विड को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है तो जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं ना वो नीचे चले जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पे आ जाते हैं। जब भी आप किसी लिक्विड को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर घुमाओगे तो जो डेंसर पार्टिकल्स हैं, डेंसर पार्टिकल्स वो होते हैं जो भारी हैं, तो जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे और जो हल्के पार्टिकल्स हैं, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, लिक्विड में ऊपर आ जाएंगे। तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अब देखो जब मिल्क को हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं ना तो जो फैट के पार्टिकल्स हैं वो हल्के होते हैं, वो क्रीम बन के ऊपर आ जाते हैं और बाकी का जो मिल्क है वो फिर नीचे रह जाता है। तभी फिर हम ऊपर से आसानी से क्रीम को मिल्क में से अलग कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमने कुछ एग्जांपल्स देने हैं जहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस को यूज किया जाता हो, और उसी का मतलब होता है कि कुछ एप्लीकेशंस बताओ सेंट्रीफ्यूगेशन की। मतलब आपने बताना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो आंसर पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड और यूरिन टेस्ट। देखो काफ़ी सारी ना मेडिसिन लैब्स होती हैं, लैबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे ब्लड टेस्ट या फिर यूरिन टेस्ट किया जाता है। तो ब्लड के अंदर कौन सी तरह के पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या यूरिन के अंदर कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, तो उसे चेक करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, यूज्ड इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। मिल्क में से क्रीम को अलग करने के लिए या क्रीम में से बटर को अलग करने के लिए भी घर पर और जो मिल्क वाले डायरीज होती है वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। और थर्ड पॉइंट है, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। जो वॉशिंग मशीन्स है ना
घर में जो वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस को यूज़ करके ही जो गीले कपड़े होते हैं ना उसमें से वाटर को अलग किया जाता है, कपड़ों को सुखाया जाता है। देखो वॉशिंग मशीन के अंदर भी वो हाई स्पीड पर घूमते हैं ना कपड़े, तो उनके अंदर यही सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस ही यूज़ होती है, जिसकी वजह से जो वाटर है वाटर कपड़ों में से अलग हो जाता होता है। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।